हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो, जिसके अंदर हम चैप्टर कवर कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूडिंग मटेरियल परचेज एंड इशू प्राइसिंग। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 की वीडियो रहेगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। Adequate and proper control of material and supplies, work in progress, and finished goods inventory from the time production is planned until goods are sold and shipped in an important feature of cost accounting system. देखो, एडिक्वेट और प्रॉपर कंट्रोल मटेरियल और सप्लाईज पर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने क्या करना है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश्ड गुड्स है, मतलब कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एडिक्वेट और प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ता है मटेरियल और सप्लाई के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर Material cost control advises a proper organization for the efficient purchasing and storing of material. Material cost control के अंदर देखिए क्या क्या आता है, efficient purchase करना है हमको, और जो स्टोर करना है उसको, उस मटेरियल को कहाँ पर स्टोर करके रखना है, कैसे स्टोर करके रखना है, वो आता है इसके अंदर। एंड द मेकिंग दैम इशू टू द डिपार्टमेंट और द कॉस्ट सेंटर इन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी, और जो कॉस्ट सेंटर है या फिर जो डिपार्टमेंट है जिसमें इन प्रोडक्ट्स की या फिर इन रॉ मटेरियल की नीड है, वहाँ पर उसको इशू करना एट द प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर टाइम पर, एट प्रॉपर क्वांटिटी में, एंड वैल्यू एट द राइट प्राइस, तो राइट प्राइस में उसको वैल्यू करनी। द मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट कीपिंग द मटेरियल कॉस्ट विद इन रिजनेबल लिमिट्स, बजट एंड स्टैंडर्ड। जो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल है उसका एम ये है कि मटेरियल कॉस्ट को जो है रिजनेबल लिमिट में रखना है और बजट और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, तो अगर हम मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं या इसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें फॉलोइंग हेड्स को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए ये फॉलोइंग हेड्स क्या है। द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग हेड्स। फर्स्ट है परचेज ऑफ मटेरियल एंड स्टोरिंग, मतलब कि पहले मटेरियल को परचेज करना और उसको स्टोर करना। ठीक है, पहला इस चीज़ के ऊपर अपने को स्टडी करनी पड़ेगी। दूसरा है मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल, कि आपने जो इन्वेंट्री रखी है उसको कंट्रोल करके करना है, कितनी इन्वेंट्री स्टॉक में रखना है आपको, मटेरियल कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल का होना चाहिए, ये सब। ठीक है, आगे है प्राइसिंग मेथड, कि जो मटेरियल आप अपने स्टोर से डिपार्टमेंट में इशू कर रहे हो उसे किस प्राइस पर इशू करोगे। ठीक है, तो ये हो गया प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। से कई सारे मेथड हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं परचेज ऑफ मटेरियल। तो देखिए, जब हम मान लो हमारा कोई प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस में अगर प्रोडक्शन होएगी तो हमें क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो वो मटेरियल कैसे परचेज करना है, उसे कहाँ स्टोर करना है, कितनी मात्रा में परचेज करना है, ये सब चीज़ का डिसीज़न हमें पहले से ही मैनेज करके रखना पड़ता है। अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो अच्छे तरीके से हम अपनी जो मैनेजमेंट है हमारे जो भी प्रोडक्शन हाउस की, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज देयर। जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी ना, वो जो आपने उसमें रॉ मटेरियल जो यूज़ किया है वो उस पर डिपेंड करेगी। रॉ मटेरियल अच्छा यूज़ किया है, क्वालिटी अच्छी होगी। रॉ मटेरियल जो चीप यूज़ किया है, क्वालिटी चीप होगी। ठीक है, तो अब देखिए, द परचेज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटीरियल कैन ओनली रिजल्ट इन हाई वेस्टेज ऑफ मटीरियल। अगर नॉर्मल सब स्टैंडर्ड मटीरियल होगा तो उसमें क्या होगा, हाई वेस्टेज ऑफ मटेरियल की वेस्टेज ज़्यादा होगी, लो क्वालिटी आएगी प्रोडक्ट की, और मशीन ब्रेक डाउन होगी बीच में, क्योंकि वो मटेरियल अच्छा नहीं है, इसलिए मशीन की बीच में ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसलिए क्या है, हमें अच्छा मटेरियल खरीदना चाहिए हमेशा। ठीक है, ताकि हमारे पास ऐसे जो ये भी इसकी लिमिटेशंस हैं ये नहीं आए। ठीक है,
अब देखो जो परचेज है वो दो टाइप की है, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग क्या होती है, देखिए हमारे पास मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 9 डिपार्टमेंट है अलग अलग, इसमें 9 डिपार्टमेंट है अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। इस एक का नाम ABCDEFGH, ठीक है। जब ये सारे डिपार्टमेंट, और क्या है, एक डिपार्टमेंट हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना दिया जो कि परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो अब ये सारे क्या करेंगे, अपनी अपनी, मान लो ये डिपार्टमेंट को इतना मटेरियल चाहिए, ये वाले डिपार्टमेंट को इतना मटेरियल चाहिए, ये वाले डिपार्टमेंट को इतना मटेरियल चाहिए, ये वाले डिपार्टमेंट को इतना मटेरियल चाहिए, ये सब क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट को नोटिस के रूप में इस परचेज डिपार्टमेंट के पास भेजेंगे। ये सेंटर हो गया एक तरह से, ठीक है, कि सारे डिपार्टमेंट मिल के इनको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट भेजेंगे और वो रिक्वायरमेंट को ये सब नोट करेगा और फिर उसके बेस पर क्या करेगा, आगे परचेज करेगा। तो इसमें जो परचेजिंग है वो एक इसी के हाथ में हो गई, ठीक है। तो सेंट्रलाइज है यहाँ परचेजिंग, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज क्या होगा, डिसेंट्रलाइज होगा कि मान लो इन्होंने बोला था कि सेंट्रलाइज में इसमें सिर्फ यही परचेज करता है, ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, ये अपने रिक्वायरमेंट के बेस पर अलग अपने आप परचेज कर लेगा, इतनी अथॉरिटी दी हुई है, ये अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज कर लेगा, ये अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज कर लेगा। यानी कि जो हमने अथॉरिटी कर दी ना वो डिसेंट्रलाइज कर दी, जो तुम्हें जितना परचेज करना हो अपने हिसाब से कर लो और बिल वगैरह हमें आके प्रोवाइड कर देना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। और ये हो गया कि इसमें क्या होगा, सारे नोटिस पहले इनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, इनको हमें इतना चाहिए इतना चाहिए इतना चाहिए, सारे बताएंगे इसको, फिर ये परचेज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज परचेजिंग, ठीक है। आगे देखिए, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखो एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज परचेजिंग। सेंट्रलाइज मतलब कि एक सेंटर के द्वारा, मतलब सारे डिपार्टमेंट उस सेंटर को अपनी रिक्वायरमेंट भेजेंगे और वो जो सेंटर है, परचेज सेंटर लगा लो लाइक, वो जो सेंटर है वो सारे फिर परचेज करेगा इकट्ठी, ठीक है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इकोनॉमिक ऑफ बल्क परचेज, जैसे कि हम जब कभी सामान जब ज़्यादा इकट्ठा मात्रा में खरीदते हैं तो हमें क्या करता है, उसकी इकोनॉमी मिलती है, मीन्स लगा लो जब ज़्यादा सामान खरीदा जाता है तो उसमें हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाती है, ठीक है। तो ये आगे है एक्सपर्ट एंड टैलेंटेड परचेजिंग स्टाफ। देखो जो हमारा परचेज सेंटर होगा ना, उसमें हमने एक्सपर्ट बिठा रखे होंगे जो सेल्स के अंदर, जो परचेज के अंदर टैलेंटेड होगा, ठीक है। आगे है बेटर कंट्रोल, अच्छे से कंट्रोल हो पाएगा कि भाई हमें कौन सा डिपार्टमेंट कितना सामान मंगवा रहा है, सब कुछ कंट्रोल में चलेगा। इकोनॉमिक इन कंपाइलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। देखो जब हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे ना तो उसमें वो इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सारे जो रिक्वेशन नोट आएंगे डिपार्टमेंट से परचेजिंग डिपार्टमेंट के बाद या फिर परचेजिंग सेंटर के पास, तो जो उनके रिक्वेशन नोट होंगे ना वो रिकॉर्ड में काम आएंगे, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी, यानी कि पता है कि हमें एक सेम यूनिफॉर्म पॉलिसी को हम आगे तक यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रॉपर लियाजन विद वेरियस डिपार्टमेंट, जो वेरियस डिपार्टमेंट है उसके साथ में आप प्रॉपर जो है एक तरह सामंजस्य बिठा के चलेंगे। सेंट्रलाइज परचेजिंग डज हेल्प इन डेवलपिंग प्रॉपर लियाजन विद वेरियस डिपार्टमेंट बिकॉज ऑल डिपार्टमेंट आर टू अप्रोच द परचेजिंग डिपार्टमेंट फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ मटीरियल। देखो सब में सामंजस्य बिठा के, जो कि क्या है कि जो सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो एक ही परचेजिंग डिपार्टमेंट या परचेजिंग सेंटर पर मटेरियल मंगाने के लिए बेस्ड हो जाता है, ठीक है, डिपेंड भी हो जाता है। अदर एडवांटेजेस, कुछ अदर एडवांटेजेस है। सेंट्रलाइज परचेजिंग जनरली लीड्स टू सेंट्रलाइज स्टोर विच रिजल्ट इज बेटर कंट्रोल ओवर स्टोर्स, बेटर लेआउट ऑफ स्टोर्स एंड इकोनॉमी इन कॉस्ट ऑफ स्टाफ एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स। कि भाई रिकॉर्ड्स बन जाता है, जो स्टोर का लेआउट बहुत अच्छा होता है, स्टोर के ऊपर सारा कंट्रोल रहता है और स्टाफ जो होता है वो कॉस्ट ऑफ स्टाफ में क्या होती है, इकोनॉमी होती है, किसके अंदर,
सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग के अंदर। अब सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग की कुछ एडवांटेजेस तो पढ़ ली, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज तो देखो मेन तो यही रहेगी कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि क्या है इसमें सबसे पहले सारे जो जिसको डिपार्टमेंट को जो चीज़ रिक्वायरमेंट होगी वो नोटिस बना के इनको भेजेंगे, वो नोटिस अप्रूव होगा, फिर जाके ये परचेजिंग करेंगे, फिर जाके माल वहाँ तक पहुँचेगा उन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जबकि डिसेंट्रलाइज प्रोसेस में क्या होगा, वो अपने अपना जितने अकॉर्डिंग सामान मंगाना है वो अपना मंगू के काम भी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे तो डिले इन परचेजिंग में डिले होगी। हाँ, मान लो डिले कैसे होगी, मान लो 9 हमारे पास डिपार्टमेंट थे, अब 7 डिपार्टमेंट का तो रिक्वेशन नोट आ गया, 2 का रह गया, तो जब तक वो 2 का नहीं आएगा तब तक उनकी परचेजिंग 7 की परचेजिंग भी रह जाएगी, ठीक है। हाई इनिशियल कॉस्ट, स्टार्टिंग में जो इनिशियल कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जब सेटअप करेंगे डिपार्टमेंट का, उसका जो इनिशियल कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग में इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल टू वेरियस डिपार्टमेंट। देखो पहले जो सारा मटेरियल जो इकट्ठा मंगाया है हमने वो आएगा परचेजिंग डिपार्टमेंट में, फिर वो परचेजिंग डिपार्टमेंट से हम फिर ट्रांसफ़र करवाएंगे उनको अलग अलग 9 डिपार्टमेंट के अंदर, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, पहले उनका नोटिस आएगा, फिर वो आगे वो करेंगे, फिर आगे वो भेजा जाएगा, किसका माल गलत भेजा गया, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। लोकलाइज परचेजिंग नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइज होती ना तो अपने बेस पर बंदा परचेजिंग कर सकता था, लोकल भी। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, कुछ डिसएडवांटेज हो गए सेंट्रलाइज परचेजिंग के। सो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा कि जो मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको स्टडी करने के लिए कौन कौन से पॉइंट जो होंगे उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, और हमने फिर पढ़ा परचेज ऑफ मटेरियल के रिगार्डिंग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज परचेजिंग, और फिर हमने एडवांटेजेस पढ़ी सेंट्रलाइज परचेजिंग की, और फिर कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ी हमने सेंट्रलाइज परचेजिंग की। आई होप स्टूडेंट आपकी आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजियम। थैंक यू स्टूडेंट्स।